जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है अस्थाई बंदोबस्त के विषय में। इसके पहले 3 चैप्टर हमने आपको अच्छे से करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर विजिट कीजिए। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस के नाम से। पेपर फर्स्ट की अलग हमने बनाई है प्लेलिस्ट और पेपर सेकंड की अलग। पेपर फर्स्ट का सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया गया है, पेपर सेकंड आपका जल्द ही कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं हर एक क्लास की, हर एक चैप्टर की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त के विषय में। अस्थाई बंदोबस्त नाम से ही लग रहा है किसी चीज़ को अस्थाई कर दिया गया है। यह एक प्रकार से कर के विषय में, इन्होंने भूमि कर के विषय में यह बनाया हुआ था व्यवस्था, जो है परमानेंट सेटलमेंट। इन्होंने कर को एक प्रकार से अस्थाई कर दिया था। किसानों से कर जो वसूल करते थे उसको अस्थाई कर दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में जब भारत आता है तो एक प्रकार से बहुत से उसके पहले कर व्यवस्था को लागू किया गया था, लेकिन कोई ज़्यादा समय तक ज़्यादा लाभ देने वाला कोई व्यवस्था नहीं रहता है। जब यह परमानेंट सेटलमेंट अस्थाई बंदोबस्त लगाता है तो कर को एक प्रकार से फिक्स कर देता है। इतना ही प्रतिशत, जैसे कोई प्रतिशत फिक्स कर दिया तो उसी प्रतिशत कर को हमेशा देना होगा। चाहे आपके भूमि में, आपके फसल में कोई लाभ हो तब भी उतना देना होगा। साथ ही साथ अगर हानि हो जाए, अकाल पड़ जाए या कोई दैवीय आपत्ति आ जाए, आपकी फसल नष्ट हो जाए, फिर भी आपको उतना कर देना पड़ेगा। अस्थाई बंदोबस्त को चलिए समझते हैं। अस्थाई भू व्यवस्था कंपनी ने सन 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। वह स्वयं इंग्लैंड के संपन्न जमींदार वर्ग से था और भूमि संबंधी विषयों में उसे हमेशा रुचि रही थी। अपना पद ग्रहण करते ही उसने सर्वप्रथम बंगाल की भूकर व्यवस्था का अध्ययन किया। अपने इस कार्य के लिए उसने राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन शोर तथा अभिलेखपाल जेम्स ग्रांट से भी सहयोग लिया। इन दो लोगों से उसने सहयोग लिया और इनके विचारों को एक प्रकार से सुना और इनसे बातचीत करके आगे कौन सी व्यवस्था चलाई इसके बारे में इनसे बात की। शोर और ग्रांट के विचारों में थोड़ा अंतर था, मतलब जो दोनों लोग थे दोनों के विचारों में अंतर था। शोर जो चाहता था वह ग्रांट का विचार उससे मिलते नहीं थे, ग्रांट के विचार जो है शोर से नहीं मिलते थे। शोर का मत था कि जमीन का स्वामी जमींदार है, उसे जमीन को अपनी इच्छानुसार बेचने का अधिकार है। शोर क्या कहते हैं, जो कोई भी जमीन हो उसका जो स्वामी हो एक प्रकार से जमींदार होना चाहिए और वह अपनी इच्छानुसार जो है उस ज़मीन को बेच और ख़रीद सकता है। उसके मरने के बाद ज़मीन पर उसके बच्चों का अधिकार होना चाहिए। किंतु ग्रांट की क्या राय थी, वह कहता था कि समस्त भूमि पर सरकार का अधिकार होना चाहिए। जमींदार तो केवल भूमि कर संग्रह करने के लिए हैं, सरकार चाहे तो जमींदार को हटा भी सकती है। कॉर्नवालिस लेकिन जो था, कॉर्नवालिस भी जमींदार के पक्ष में अपनी राय रखता था। वह भी चाहता था कि जो ज़मीन है उसका मालिक कौन रहे, जमींदार रहे, क्योंकि वह स्वयं एक जमींदार था। कंपनी भी इस स्थिति में नहीं थी कि वह कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित कर सके, इसलिए भूमि का स्वामी जमींदार को माना गया। कंपनी एक प्रकार से इतनी संख्या नहीं थी, ऐसी समिति नहीं बनाई जा सकती थी जो जाकर एक प्रकार से पर्सनली हर एक व्यक्ति से, हर एक किसान से जो है कर वसूल सके। यहाँ के जो जमींदार थे यहाँ के लोगों को जानते थे, यहाँ की व्यवस्था को जानते थे, किस प्रकार लोगों से कर को वसूलना है, बस उन्हें परसेंटेज बता दिया जाता था, उतना वह वसूल कर लाते थे। उसमें उनको भी कुछ प्रतिशत दिया जाता है। कितना जी दिया जाता है अस्थाई बंदोबस्त में उस समय, हम चलिए बात करते हैं। भूमि कर के संबंध में भी शोर और ग्रांट के विचार एक नहीं थे। शोर की धारणा थी कि 1765 में कर की सीमा आज की दृष्टि से कम है, जबकि ग्रांट का मानना था कि कर की अधिकतम सीमा 1765 ईस्वी में ले जाने वाले तक निश्चित होना चाहिए। और लास्ट में क्या होता है, 1790 और 91 में जो कर लिया गया था उसे ही आधार मान लिया जाता है और आंकड़ों के आधार पर 1790 से 91 ईस्वी में कुल 2,68,00,000 रुपए लिए गए थे। व्यवस्था कितने समय तक के लिए हो, इस संबंध में शोर का विचार व्यवस्था का था 10 वर्ष के लिए होनी चाहिए, लेकिन कॉर्नवालिस का मानना था कि 10 वर्ष का समय पर्याप्त नहीं है। अतः व्यवस्था को अस्थायी रूप से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने स्वीकार कर लिया था।
अस्थाई भू राजस्व का स्वरूप एक प्रकार से क्या था हम जाने तो पहले 1790 ईस्वी में भू राजस्व जो है 10 वर्ष के लिए घोषित की गई, लेकिन 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसे अस्थाई भू व्यवस्था घोषित कर दिया गया। इसको सबसे पहले 10 वर्षों के लिए घोषित करते हैं, परंतु 3 वर्षों में ही 1790 में इसे घोषित करते हैं 10 वर्षों के लिए, लेकिन 3 वर्षों में ही इतना लाभ इससे हो जाता है इस व्यवस्था से कि 1793 में इसे अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था घोषित कर दिया जाता है। इस अस्थाई भू व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। भूमि के लगान का 8/9 भाग उन्हें कंपनी को देना होता था और जमींदार को शेष जो बचता था 1/9 भाग वह देना होता था। जैसे कि 9 रुपये है, 9 रुपये अगर कर वसूले हैं जमींदार तो उसमें से 8 रुपये जो है देना पड़ेगा ब्रिटिश सरकार को और 1 रुपये उन्हें सिर्फ मिलता था। नियमित रूप से लगान अदा न करने पर कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह जमींदार से सारी जमीन छीन सकती है। कृषकों द्वारा जमींदारों को दिए जाने वाले कर पट्टे द्वारा निश्चित कर दिया गया। न्यायालय की स्वीकृति के बिना उसमें वृद्धि नहीं की जा सकती थी। अस्थाई व्यवस्था जो लाया गया उसके लाभ क्या थे? इस व्यवस्था में गुण और दोष दोनों ही थे। इस संबंध में मार्शमैन ने कहा है कि यह एक निर्भीकता, वीरता एवं बुद्धिमत्ता की योजना थी। P.E. रॉबर्ट्स का भी विचार कुछ इसी प्रकार मिलता जुलता है। अस्थाई भूमि बंदोबस्त में उस अस्त व्यस्त प्रणाली की अपेक्षा जिसके स्थान पर यह लाया गया था कई उसके महत्वपूर्ण लाभ थे। इस व्यवस्था में होने वाले लाभ के संबंध में उल्लिखित बात हम देखेंगे। सबसे पहला लाभ इससे क्या हुआ कि आर्थिक लाभ हुआ। जो इस कर यह लगाया गया अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से कर वसूल किया जा रहा था, इससे सरकार को एक प्रकार से आर्थिक लाभ हुआ। अस्थाई भू प्रबंध द्वारा कर की राशि निर्धारित कर दी गई, इससे सरकार की आय जो है वह निश्चित हो गई। अब वर्षा कम हो या अधिक भू राजस्व की ओर से सरकार निश्चित हो गई थी। अब जमींदार व सरकार दोनों ही प्रतिवर्ष भूमि कर की रकम निश्चित करने के झमेले में से बच गए और यह आशा की गई कि अब कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा और जमींदार वर्ग जो है वह कृषि के नए नए प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग और फसलों का बदलना इत्यादि अपनाएंगे। उनका मानना था कि जैसे अगर कर फिक्स कर दिया गया है इतना ही देना होगा। अगर आप जैसे 10 कुंटल पैदा कर रहे हैं उसमें आपको जैसे कर लगा दिया गया उतना ही देना होगा। आप चाहे 10 कुंटल पैदा करिए चाहे 12 कुंटल पैदा करिए। अगर आप 12 कुंटल पैदा करते हैं तो आपको 2 कुंटल एक्स्ट्रा लाभ हो जाएगा। कर जो है फिक्स एक प्रकार से कर दिया गया था, इसलिए जो है किसानों को भी एक प्रोत्साहन मिला कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वह खुद को लाभ पहुंचाएं। आगे हम देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें क्या लाभ हुआ। राजनीतिक दृष्टि से भी अस्थाई बंदोबस्त ने कंपनी को लाभान्वित किया। यह आशा की गई कि यह व्यवस्था राजभक्त जमींदारों का एक वर्ग तैयार कर देगी, क्योंकि कंपनी ने उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का पूर्ण प्रयत्न किया। निसंदेह रूप से 1857 के विद्रोह में तो बंगाल में जमींदारों ने सरकार का साथ दिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार राजनीतिक दृष्टि से भी यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। जमींदार लोग ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा में रुचि लेने लगे, क्योंकि उन्हें जो है लाभ मिलने लगा। जब जो कर वसूलते थे उनसे उन्हें लाभ मिलने लगा, वह ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलने का प्रयास करते थे और जब उन्हें धन का लाभ होने लगा तो वह ब्रिटिश सरकार के ऊपर कोई भी आंख उठाता था, कोई भी विद्रोह करता था तो जो जमींदार होते थे उनका एक प्रकार से सुरक्षा करते थे। विद्रोह के समय भी उनकी वफादारी जो है वह दृढ़ रही। इस दृष्टिकोण से यह व्यवस्था एक प्रकार से सफल रही। सीटन कार ने तो यह कहा है कि इस व्यवस्था के राजनीतिक लाभों ने इसकी आर्थिक हानियों को संतुलित कर दिया। कंपनी का सबसे बड़ा लाभ यह मिला कि कंपनी के योग्य अधिकारियों की संख्या जो है अब न्यायिक कार्यों में लग सकती थी। मतलब जो वहाँ के लोग आए थे वह न्यायिक कार्यों में लग जाएं और ज़मींदारी में वसूल करने का काम जो है कर वसूल करने का काम ज़मींदार कर लेते थे। तीसरा लाभ मिला अल्पकालीन व्यवस्था में दोषों से छुटकारा। अस्थाई व्यवस्था में अल्पकालीन व्यवस्था के दोष नहीं थे। कृषकों को तंग करना, व्यवस्था के अंतिम दिनों में भूमि में कम फसलें उगाने की ओर रुझान जिससे कि कम कर देना पड़े आदि अब न रहे, क्योंकि कर की राशि तो निश्चित थी। अतः प्रभुत्व उत्पादन को प्रोत्साहन एक प्रकार से मिला। अस्थाई भू व्यवस्था के दोष भी कुछ रहे, उसे हम जानेंगे। अस्थाई भू व्यवस्था में दोष भी थे जो मिलने वाले लाभ से कम न थे। अस्थाई बंदोबस्त समाज में एक वर्ग को बिना खेती किए
ज़मीन का मालिक बना दिया और लगान वसूल करने का अधिकार दिया। जैसे कि जो ज़मींदार थे वह बिना खेती किए एक प्रकार से ज़मीन के मालिक बन गए और उन्हें लगान वसूल करने का अधिकार भी दे दिया गया। वहीं पर आम किसान को उनका दास बना दिया गया। इस संबंध में होल्स महोदय का कथन उल्लेखनीय है। वह कहते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त जो है वह निराशामयी भूल थी। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस व्यवस्था ने ऊपर से तो सामंतवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया, किंतु भीतर से दास प्रवृत्ति को भी अपनाया था। संक्षेप में इस व्यवस्था के दोषों का विवरण अगर हम करें तो वह निम्न है। सबसे पहला क्या है दोष, आर्थिक क्षेत्र में भूमि कर की राशि जो है 1790 से 91 की भूकर दरों के आधार पर निर्धारित करते समय इस बात पर विचार नहीं किया गया कि उत्पादन और भूमि के मूल्य में भविष्य में वृद्धि होगी। बाद में उत्पादन और भूमि के मूल्य पर सरकार को अतिरिक्त धनराशि जो है वह नहीं मिल पाई। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि 1901 में जो कर जमींदार कृषक से ले रहा था उसका मात्र 28% ही सरकार को मिल पाता था। 1793 में निर्धारित भूमि कर 1954 तक इसी प्रकार जारी रहा। इस व्यवस्था से कंपनी को ही नहीं बंगाल की भी आर्थिक हानि हुई। जमींदार वर्ग अधिक से अधिक किराया वसूल करने में लगे थे। भूमि सुधार की ओर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। व्यवस्था के अनुसार सरकार को मिलने वाली रकम में परिवर्तन बिना न्यायालय की अनुमति के संभव नहीं था, परंतु जमींदार जो है वह कृषक से लेने वाले कर की दरों में वृद्धि के लिए पूर्ण स्वतंत्र था। अतः जमींदारों के समयानुसार कृषकों के लिए जाने वाले करों में एक प्रकार से वृद्धि की गई। और दूसरा दोष क्या था, सरकार व कृषक के मध्य सीधे संपर्क का अभाव हो गया, क्योंकि बीच में जमींदार आ गया। अस्थायी भू व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि इस व्यवस्था ने कृषक व सरकार के मध्य खाई को और अधिक चौड़ा कर दिया। सरकार व कृषक के मध्य जमींदार वर्ग बिचौलिए के रूप में सामने उभरा। कई स्थानों पर सरकार व कृषक के मध्य 50-50 मध्यस्थ हो गए थे। इस मध्यस्थता का भी संपूर्ण बोझ जो है वह कृषक पर ही पड़ा। कारवर महोदय ने ठीक ही लिखा है कि युद्ध, अकाल, महामारी से नीचे अनुपस्थित जमींदारी है जो ग्रामीण समुदाय के लिए एक प्रकार से सबसे बुरी थी। तीसरा कारण क्या रहा, मतलब तीसरे हानि क्या रहा, कंपनी को राजनीतिक हानि। यह ठीक है कि बंगाल की भू व्यवस्था ने सरकार को एक जमींदार समर्थक वर्ग प्रदान कर दिया, किंतु अब करोड़ों व्यक्ति अंग्रेजों से नाराज हो गए जिनके से यह कर वसूल किया जा रहा था। समाज आसामी व जमींदार इन दो वर्गों में स्पष्ट रूप से विभक्त हो गया। तीसरा क्या हानि हुई, चौथा सामाजिक हानि। बंगाल की भू व्यवस्था ने जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कल तक जो भूमिपति थे अब वे जमींदारों के कृपा पात्र बन गए और किराएदार की श्रेणी में आ गए। भारत के संपूर्ण इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ था। सूर्यास्त का नियम भी उन्होंने जो लगाया था। यह ठीक है कि इस व्यवस्था ने जमींदारों को भूस्वामी बना दिया, किंतु जमींदार वर्ग भी इस से पूर्ण संतुष्ट न था। जमींदार वर्ग भूमि संग्रह के सूर्यास्त के नियम से अत्यंत दुखी था। जमींदारों को निश्चित दिन पर सूर्यास्त से पूर्व राजकोष में धन जमा करना होता था। यदि कोई जमींदार निश्चित दिन सूर्यास्त से पूर्व कर जमा नहीं कर पाता था तो उसकी भूमि जब्त कर ली जाती थी। लगभग 17% जमींदारों की भूमि को सरकार ने नीलाम किया था। इस प्रकार नए नए जमींदारों के आने से किसानों को भी परेशानी का सामना एक प्रकार से करना पड़ रहा था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कंपनी ने अस्थायी व्यवस्था में जिन लाभों की आशा की थी वह उसे पूर्ण रूप से प्राप्त न हो सके, और यदि यह व्यवस्था 40-45 वर्षों के लिए लागू की जाती तो संभवतः कुछ लाभ कंपनी को मिलता। शाश्वत रूप से भावी पीढ़ी को बांधना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत एक प्रकार से नहीं था। राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से यह व्यवस्था निस्संदेह प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती, और यही कारण है कि स्वतंत्र भारत की सरकार ने 1955 ईस्वी में राजकोष से जमींदारों को धन देकर वेस्ट बंगाल एक्विस्टेशन ऑफ ई स्टेट्स एक्ट पास किया और इससे जो है अस्थाई बंदोबस्त को समाप्त कर दिया। यह था हमने अस्थाई बंदोबस्त के विषय में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम मालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था को पढ़ेंगे। बस ध्यान से आपको सुनते रहना है पूरा लेक्चर, उसके पश्चात आपको समझ में आ जाएगा और रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको हर एक क्लास का जो है चैप्टर दिया जा रहा है, हर एक क्लास का नोट्स दिया जा रहा है, तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो अवश्य शेयर कर दिया करें, वीडियो लाइक करें। कोई भी चीज़ पूछने समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और कमेंट करके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम अवश्य बताएं। जब भी आपके एग्ज़ाम हो जाएं, एग्ज़ाम पेपर को आप कृपया, आपसे निवेदन है कि भेज दिया करिए टेलीग्राम चैनल पर, जिससे क्या होगा कि हम उसे सॉल्व करा सकेंगे। जिनका पेपर नहीं हुआ रहेगा उनके लिए हेल्प मिल जाएगी, वह जो है उन पेपर्स में देख सकेंगे क्या उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इस प्रकार आपकी भी हेल्प होती रहेगी। आपके लिए जो पेपर भेजेंगे अलग यूनिवर्सिटीज़ वाले, वह आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब भेजेंगे तभी सबको देखने को मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।